मैं कम इन सर। यस प्लीज, गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों हिस्ट्री से किया है, यस सर। अच्छी बात है। 2017, यस 5 वर्ष बीत चुके हैं। क्या उपलब्धि है इन एमए करने के पश्चात इन 5 वर्षों में? सर, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के दौरान ही मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दिया था, और इस बीच में मैं सर बच्चों को पढ़ाता भी हूँ सर। अच्छा, तो आप स्वयं को एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। यस अच्छी बात है। ये बताइए कि जो ईएसआई का पद है यस सर। वह किस प्रकार बिहार सरकार को एक अच्छी परिवहन व्यवस्था, एक अच्छे रेवेन्यू जनरेशन में मदद करता है? यस सर, ईएसआई जो है सो परिवहन विभाग के अंतर्गत ये एक अधिकारी का पोस्ट होता है, जिसमें कि ट्रैफिक रूल से संबंधित और टैक्स कलेक्शन जो सरकार का होता है, जो कि ट्रैफिक रूल जो फॉलो नहीं करते हैं उनको सर टैक्स कलेक्शन के द्वारा फाइन किया जाता है, और सरकार के सर राजस्व में भी लाभ पहुँचाया जाता है, और राज्य के नागरिकों को ट्रैफिक रूल से प्रति जागरूक भी किया जाता है सर, कि दुर्घटना कम से कम हो। चलिए, अच्छी बात है। बिहार में आप अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, पर अध्ययन भी आपने कहाँ से किया है? मुजफ्फरपुर से सर। मुजफ्फरपुर से, और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से आपने ये एमए किया है यस ना? यस थोड़ा सा नालंदा के बारे में बताइए और थोड़ा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताइए। यस आजकल हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक और प्लस 2 का रिजल्ट आता है यस तो मारामारी मच जाती है कि अच्छे जगह पे उन्हीं का एडमिशन होगा जो 95%, 100% मार्क्स लाएंगे। यस ऐसे दौर में ओपन यूनिवर्सिटीज़ की क्या भूमिका है? यस सर, जो प्रथम क्वेश्चन आपने पूछा था कि नालंदा के बारे में थोड़ा सर, तो नालंदा सर ऐतिहासिक काल से ही सर बिहार का स्वर्णिम इतिहास का एक गवाह है, जिसमें कि बहुत सारे महात्मा बुद्ध भी नालंदा से ही ज्ञान की प्राप्ति किए थे, और बिहार के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बुद्ध को तो ज्ञान की बोध प्राप्ति गया गया में कही जाती नालंदा है। डिस्ट्रिक्ट नालंदा। और सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट सर अभी वर्तमान में सर वहाँ पर टूरिस्ट पैलेस के तौर पर सर ग्लास का ब्रिज वहाँ पर बनाया गया है, जो कि काफ़ी टूरिस्ट पैलेस में फेमस है वो। और नालंदा में सर हमारे बिहार दरोगा का ट्रेनिंग स्थल भी वहीं पर है नालंदा। अक्सर कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म आया उसने वैदिक धर्म को चुनौती दी, जीवन पद्धति को, यज्ञ और फिर वर्णाश्रम व्यवस्था। मुझे तो लगता है कि जो बौद्ध विचार था, बौद्ध धर्म था, वो अहिंसावादी था, आम जनता से लेकर राजा तक के लिए अच्छा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो कठोर अनुशासन पर व्यवस्थित थी। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, जिसमें आपको शस्त्र विद्या भी सीखना होता है ना? और सीखने के लिए हमारे पास कई सारे उदाहरण है कि जिन्होंने। और दूसरा चीज़ है कि समाज का एक वर्ग छात्र कर्म अर्थात रक्षा का संकल्प लेता था। बौद्ध धर्म में इस व्यवस्था की कमी है। आपको ऐसा लगता है कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रमिक शूद्र वर्ग की व्यवस्था थी, बौद्ध धर्म ने उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, और जिसके कारण हम आक्रमणकारियों का सामना करने में विफल रहे? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं सर, मैं इससे सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन सर बौद्ध धर्म ने अहिंसा की, जहाँ तक उनका मुख्य सूत्रधार अहिंसा ही था, और अहिंसा से कदापि ऐसा नहीं होता है कि कोई हमला हमारे राज्य पर कर दे अगर मैं अहिंसावादी हूँ तो। लेकिन सर इसमें उस समय के परिप्रेक्ष्य में सर बहुत सारे राजा महत्वाकांक्षी थे, और अपने राज्य के विस्तार के लेके वो बहुत सारे जगह पर हमला करके, और राज्य विस्तारवादी नीति के कारण हम नालंदा की रक्षा करने में क्यों विफल रहे? सर हम नालंदा की रक्षा करने में विफल, यहाँ पर जो भी राजा उस समय थे वो संघर्ष तो किए ही, लेकिन अंततः उस हिसाब से नहीं कर पाए जैसे कि अपने आप को सुरक्षित रख सके। ठीक है, आज तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। यस सर। क्या नालंदा उतना भव्य विश्वविद्यालय बन पाया? कहा जाता है कि देश विदेश से छात्र आते थे। यस सर। क्या आज नालंदा ऐसा है जहाँ विदेशों के छात्र आपको दिखाई देते हैं? नहीं सर, प्राचीन काल में सर हेनसांग तो आया था यहाँ पर, वो अध्ययन भी किए थे और अध्यापन का भी कार्य किए थे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम सर देखें तो सरकार ने बहुत सारी अभी उस नालंदा विश्वविद्यालय को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम लाई भी है और कर रही है। आप बताइए, बिहार विकास के मार्ग पर है, विकसित बिहार के 7 निश्चय के बारे में आप क्या जानते हैं? यस सर, बिहार सरकार ने बिहार के जो विकास है उसको तेजी लाने के लिए, तीव्र गति लाने के लिए 7 योजनाओं पर काम कर रही है, जिसका नाम 7 निश्चय है। इस 7 निश्चय योजना में 7 प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि मैं उनका कुछ नाम 1, 2, 3 का यस सर। नाम बताइए। इसमें सर आर्थिक हल युवाओं का बल, और हर घर नल जल, हर घर बिजली, और शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, कुछ इस प्रकार। ये जो हर घर नल का जल, आज कोई नल का पानी तो पीता नहीं है। आजकल तो पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक इतने मिलने लगे हैं कि लोग सब
तो आरओ का पानी पीते हैं। जी सर। और बताइए कि आरओ किसको कहते हैं, आरओ का मतलब क्या होता है? सर ये आरओ जो है सो ये एक इलेक्ट्रॉनिक टूल्स है और आरओ का फुल फॉर्म होता है सर, सॉरी सर अभी रिकॉल रिवर्स ऑस्मोसिस। जी रिवर्स ऑस्मोसिस। सर ने अभी आपसे रिवर्स ऑस्मोसिस पूछा ना, आरओ ऑस्मोसिस क्या होता है? और मैम हिंदी में बता सकता हूँ क्या? जी तो बताइए। ये ऑस्मोसिस का हिंदी में परासरण होता है क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है वाटर को पहले इसमें जो है सो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा उसके मैंने ऑस्मोसिस पूछा है, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं। सॉरी मैम इसका बारे में अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और मैं देख रही हूँ कि आपकी हॉबी टीचिंग भी है। यस तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैम मैं क्लास 4, 5, 6 प्राइमरी के बच्चों? जी फैमिली और आसपास के जो बच्चे हैं। अच्छा प्राइमरी और ये बात बताइए कि अगर उस क्लास को बताना हो इतिहास क्या है तो आप कैसे बताएंगे? वो क्लास 4, 5, 6 के बच्चे को। हाँ प्राइमरी के बच्चों को इतिहास क्या है, 4, 5 के बच्चों को बताना है इतिहास क्या है। जी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं अभी जो डिजिटल जो अभी चल रहा है आप अपने शब्दों के द्वारा बताना है मैम। हाँ शब्दों के द्वारा अच्छा बताइए। मैम मैं उन बच्चों को ऐसा बताऊंगा कि देखो अभी जो वर्तमान में अभी जो चल रहा है इसको हम वर्तमान बोलते हैं और आगे जो हम लोग करेंगे या तुम जो करोगे या पढ़ोगे या बड़े जब होगे तो वो भविष्य होगा। और अभी से पहले जितना भी तुम काम किए हो जब बच्चे थे 1 साल के, 2 साल के, फिर 3 साल के, तो वो सब तुम्हारा भूतकाल था। और भूतकाल की जो भी घटना है और उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं और वह घटना जो इतिहास में दर्ज हो जाए उसको हम लोग बुक में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से समझेंगे। मुझे एक बार बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, यस इसके बारे में 2-4 पॉइंट बताइए कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। यस मैम इसमें जी ये जो है एजुकेशन न्यू पॉलिसी जो है मैम ये 2020 में लॉन्च हुआ है और इसमें जो है सो ग्रेडिंग का जो है वो व्यवस्था थोड़ा चेंज किया गया है। इसमें 5+3+3+2 करके इसमें यह है कि 5 वर्ष तक के बच्चे जो हैं सो प्री में जाएंगे, फिर उसके बाद 3 इयर्स का है, फिर 3 इयर्स का, फिर 2 इयर्स का है। तो इसमें जो है सो जो बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए हैं मुख्य तौर पर उनको शामिल करने के लिए या जो 10वीं करके पढ़ाई छोड़ देते हैं उन लोगों को भी इसमें शामिल करके वो अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर जो है ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है न्यू आर्थिक शिक्षा पॉलिसी। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वर्ड सुने हैं? नहीं मुझे ये बताइए कि बिहार की लिटरेसी रेट क्या है? बिहार की लिटरेसी रेट मैम 63.4% है। 63.4%। मेल और फीमेल की रिस्पेक्टिवली बताइए। मेल की 73% है और फीमेल की मैम 58% के आसपास है। क्या कारण है कि बिहार पढ़ाई के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है? मैम जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिहार में अभी विगत 4-5 सालों से महिलाओं के और पुरुषों में पढ़ाई को लेकर काफ़ी जागरूक हो गया है। और जहाँ तक बिहार की लिटरेसी रेट का सवाल है तो मैम बिहार की आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर हम केरल से कंपेरिजन करें जिनकी अभी लिटरेसी रेट सबसे भारत में, अगर मैं कंपैरिजन करूं कि यूपी से, तो यूपी की तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। यस मैम, तो यूपी का भी बिहार के ही आसपास है, कुछ ज़्यादा उसका भी बेटर टॉप में ऑर्डर। अगर मैं बात करूं कि अच्छा ये मुझे बताइए कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बिहार किस रैंक पर है? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मैम जितना केरल का जो आबादी है कि उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बिहार में हैं, लेकिन केरल टॉप पे है कम आबादी के कारण और बिहार ज़्यादा आबादी के कारण निचले स्तर पे आता है। नहीं वो मेरा सवाल नहीं है, मैं कह रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यस सर, उत्तर प्रदेश की, यस मैम, सेकंड पे भी कोई होगा, MP, थर्ड पे भी कोई होगा, Yes, इस तरह से बिहार किस रैंक पर आता है पॉपुलेशन के हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से मैम 3rd रैंक पे आता है। पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक है, आपके अकॉर्डिंग थर्ड रैंक पर आता है। यस मैम, तो बाकी के दोनों से कंपैरेटिवली यूपी और एमपी अकॉर्डिंग टू यू, यस मैम, इसके हिसाब से तो बिहार काफी पीछे है। काफ़ी पीछे तो नहीं कर सकते हैं मैम, लेकिन बिहार में जो है सो पढ़ाई के लेके पहले जागरूकता उतनी नहीं थी, लेकिन अब जो है सो सरकार के बहुत सारे स्कीम देके और लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है और बच्चे बिहार के जो है सो अच्छे कर भी रहे हैं। ये बताइए कि एक तो स्कीम बताइए, महिला से रिलेटेड। नहीं टोटल पढ़ाई से रिलेटेड बिहार में। अच्छा। education related हाँ मैम, ये अभी बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो अभी बिहार के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही है। और अभी सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन राशि भी जो बच्चे IAS का प्री क्वालिफाई करते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा 1 लाख रुपये मेंस की तैयारी के लिए दिया जाता है। और BPSC PT क्वालिफाई करने पर 50,000 रुपये की राशि उनको मेंस की तैयारी करने के लिए दी जाती है। इस तरह से सरकार जो है एक बात बताइए आप कि देखा गया है कि बिहार के बच्चे बिहार छोड़ के
दिल्ली जाके Yes. वहाँ पे मुखर्जी नगर और करोल बाग जैसे एरिया में छोटे छोटे मकानों में 5-6 बच्चे मिल के रह रहे हैं। Yes. क्या कारण है कि यहाँ की जो एस्पिरेंट है Yes. उनको दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ रहा है पढ़ाई की तैयारी के लिए? क्या यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं की कमी है? यस मैम, इस बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की कमी तो है। और पढ़ने वाले बच्चे मैम बिहार से ही बहुत सारे, अभी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर जो शुभम कुमार थे वो बिहार से ही थे, जो यूपीएससी टॉपर थे। और बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर में चले जाते हैं, वहाँ पर सुविधा अच्छी है और अच्छे अच्छे टीचर मिल जाते हैं। बिहार में भी टीचर हैं लेकिन उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं है कि जो बिहार के सभी बच्चे उनसे लाभ उठा पाए। शिक्षा की थोड़ी सी कमी है। अच्छा, मुझे बस लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, जैसे आपने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम लिया, यस मैम। प्राचीन यूनिवर्सिटी से, यस मैम। कुछ और भी उदाहरण मुझे ऐसे दे दीजिए। यस मैम, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गया, उदनपुरी विश्वविद्यालय हो गए, और जैसे मेरा शहर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी। यस सर। राजन हिस्ट्री से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया है। यस सर। और आप मुजफ्फरपुर से। यस सर। आप हमें समझाइए जो द्वैतवाद क्या होता है? द्वैतवाद। द्वैतवाद अद्वैतवाद, सर अद्वैतवाद जो है वो सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर गेस करने के लिए कहेंगे कुछ नहीं कर सकते। ईश्वरवाद क्या होता है? जिसमें सर एक ईश्वर की भावना हो, लोग एक ही ईश्वर को मानो और उन्हीं को एक ईश्वरवाद है। और आपने नाम सुना है एकाधिकवाद का? यस। क्या होता है? सर नाम सुन, एक से अधिक भगवान के बारे में मानना, उनके एक से अधिक भगवानों की पूजा करना और मानना भी उनको। एकाधिकवाद हो गया जहाँ तक मुझे सर याद है। जहाँ तक आपको लग रहा है। जी सर। भक्ति आंदोलन कौन सुना है आपको? यस इसके बारे में कुछ जानते हैं? यस सर। क्या है बताइए। भक्ति आंदोलन महर्षि रामानुजाचार्य के द्वारा शुरुआत दक्षिण भारत में किया गया था, और उसमें जो है सो दक्षिण भारत से हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारे चीज़, उत्तर भारत में रामानंद सागर भी जिसमें थे उनका भी सहयोग था। रामानंद सागर, रामानुज जी, रामानुजाचार्य, और वो सब उत्तर भारत में भी प्रसारित किए थे हिंदू धर्म। और कुछ सर अभी रिकॉल नहीं कर पा नहीं कर पा रहे हैं। और आप इसको पढ़ने का पैसा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों क्या है? यस सर। आप उम्मीद करेंगे कि आपको इस चीज़ का भक्ति आंदोलन के कुछ फीचर्स बताइए। जी सर। भक्ति आंदोलन के द्वारा जो समाज में जो कुरीतियाँ व्यापक थी उन सबको दूर किया गया, और इसमें जो है भक्ति आंदोलन में पहले कर्म कांड और बहुत सारे जो अंधविश्वास थे वो व्यापक थे लोगों के बीच में। उनको सब भक्ति आंदोलन के द्वारा बहुत सारे ऋषि दूर किए उनको समाज से, और समाज को एक सही दिशा पर पथ पर चलने के लिए उन लोगों को आमंत्रित या सही पथ प्रदर्शक के रूप में वो लोग काम किए सर। सूफीज़म का नाम सुना है? बस ये क्या है? सूफी आंदोलन ये ईरान से, आई थिंक सर, वहाँ से मेनली उसका उद्गम स्रोत ईरान इराक के आसपास है। वो पटना में भी सूफी आंदोलन का सर सैयद कुछ नाम नहीं, गुरु का नाम याद आ रहा है, तो सूफी आंदोलन से भक्ति और संगीत से संबंधित इन लोगों का जो है पता नहीं आपको ठीक से। वित्त व्यवस्था का नाम तो सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक से पढ़ा है ना? यस सर। ये क्या व्यवस्था बताइए? रिकॉल नहीं कर पा रहे सर। जागीरदारी संकट नाम सुना है? जागीरदारी संकट नहीं सर। इसका भी नाम नहीं सुना है। अच्छा, आज कितने तारीख है? आज सर 8 तारीख। 8 तारीख। 7 तारीख। आज 7 कल 6 तारीख था। 6 अगस्त। 6 अगस्त को विश्व क्यों जाना जाता है विश्व में? 6 अगस्त एक त्रासदी हुई थी 6 अगस्त 1939 को सर। इसमें जापान पर जो हिरोशिमा पर बम गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। जापान पर जी सर। हिरोशिमा बम गिराया था? कौन गिराया था? अमेरिका गिरा गया। क्यों गिराया था सर? वो 1939 ये द्वितीय वर्ल्ड वार के आसपास की घटना है। उसमें जापान ने हमला कर दिया था अमेरिका पर, उसी का प्रतिशोध है। आपका जो डेट बता रहे 1939 कंफर्म है क्या? 1939 में गिराया था? नहीं, 1945 सर। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिरा गया था। हिरोशिमा पे 6 अगस्त क्यों गिराया था? और प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो था, अभी रिकॉल नहीं सर,
प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड ही घटना है। अब कोई चीज आराम से बोलिए, तुम करना कोई जरूरत नहीं, आराम से सोच के बताइए। ईरानी की घटना प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड है? नहीं सर, सेकेंड प्रथम विश्व युद्ध में कुछ ऐसा घटना हुआ था जिसमें कि द्वितीय वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जापान पर उसी का प्रतिशोध लेने के लिए उसको पर्ल हार्बर का नाम सुने हैं? यस मैम उसी से रिलेटेड है। जी। किसका था ये पर्ल हार्बर? पर्ल हार्बर अमेरिका का देश था। गुप्त वंश को पढ़ा होगा। यस सर। गुप्त वंश में जो महिलाएं की स्थिति है उस पर हम थोड़ा सा बताइए। गुप्त वंश में महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी, कुछ निम्न भी नहीं थी कह सकते हैं। किसको कहते हैं भाई? सर सॉरी सर, या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। सर नहीं निम्न थी और नहीं उच्च थी, मध्यम। आपको लगता है कि एक अधिकारी के स्तर का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? सॉरी सर। चलिए, अपने कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उसको पढ़ा ही होगा, बताइए। भारत में पहला जो गोल्ड मेडल जीता गया, किन के द्वारा जीता गया था? भारत का पहला गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल याद है, सिल्वर मेडल याद है, गोल्ड अभी याद, गोल्ड पूछ रहा हूँ आपसे। गोल्ड सर अभी याद नहीं याद है। नहीं, सिल्वर याद आ रहा है। मिल्खा सिंह का नाम सुना है? यस सर। वही है, मिल्खा सिंह, सुना है ना? मिल्खा सिंह सुना है सर, वो धावक थे। हाँ, वही जीते थे गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल। अच्छा पहला, थैंक यू सर। ये बताइए, अभी जो हुआ है कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ है? ये अमेरिका में हुआ, यूजिन शहर, बर्गिम नहीं, लंदन में हुआ, बर्गिमगम में। लंदन में हुआ है। और 2026 में कहाँ होगा? 2026 में नहीं पता सर। नहीं पता है, पता होना चाहिए, क्यों नहीं पता है? सब तो ट्रेंड का चीज़ है, इसको पढ़ना चाहिए। सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, पढ़े कॉल नहीं कर पा रहे हैं जी। ठीक है, आप ही बताइए इतिहास के किस अध्याय से आपसे प्रश्न पूछूं? सर मॉडर्न हिस्ट्री से। बोलने से ठीक है। ये बताइए, ऐसा कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत थोड़ा सा, भारत जो नेता थे थोड़ा सा कंसंट्रेशन और सोचते हैं शायद हमको 1920 तक आज़ादी मिल जाती है। आपका क्या इसका स्टेटमेंट होगा? सर मैं भी मानता हूँ इस बात से कि महात्मा गांधी जैसे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का सहयोग किए थे और उनको जहाँ तक लगा था कि अंग्रेज जो है हम सहयोग करेंगे तो वो भारत को छोड़ देंगे भारत, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनसे भारतीयों से तो सहयोग लिए अंग्रेज़ लोग, लेकिन वो फिर जो वादा किया था उनको पूरा नहीं किए। अंग्रेजों को ने कभी वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में भारत को उसमें कर देंगे? पूर्णतः कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन इसमें हुआ था कि बहुत सारा प्रेफरेंसेज और औपनिवेशिक जहाँ तक है बहुत सारा सुविधा देने की बात हुई थी कि उस हिसाब से नहीं जो चल रहा है। सहयोग आंदोलन का प्रारंभिक स्तर था खिलाफत आंदोलन। यस, थोड़ा खिलाफत का मतलब समझाइए। खिलाफत आंदोलन सर 1919 में स्टार्ट हुआ था, असहयोग के साथ ही असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों ने साथ मिलके इस आंदोलन, खिलाफत का अर्थ अंग्रेजों के खिलाफ जो नीति थी उसका विरोध करना। आपको ऐसा लगता है अपने इतिहास में हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन को जब आप पढ़ेंगे तो हिंदी में वर्ड यूज होता है खिलाफत, इंग्लिश में वर्ड यूज होता है कैलिफेट? इंग्लिश सर मुझे नहीं पता, हिंदी जानना है। तो ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, कानपुर षड्यंत्र केस का नाम सुना है? यस सर। क्या है ये? कानपुर षड्यंत्र केस सर, इसमें जो हुआ था कानपुर में एक ट्रेन को जो है सो लूट लिया गया था भारतीयों के द्वारा। तो काकोरी षड्यंत्र केस है। तो सर काकोरी षड्यंत्र, ये क्या था? काकोरी षड्यंत्र केस ये इसमें एक ट्रेन था यूपी में, उसको भारतीयों के द्वारा उसमें धन के लिए, जिससे कि उन लोगों को गोला बारूद की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति करने के लिए ट्रेन को लूट लिया था और उससे पैसा जो हुआ था उससे वो गोला बारूद करके। ठीक है। लास्ट बताइए कि जो समाजवाद है, समाजवाद किस तरीके से भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया है? सॉरी सर मैं नहीं बता सकता। मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन है ना? यस सर। समाजवाद किस तरीके से संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया है? सर एक्चुअली ग्रेजुएशन किए हुए 5 साल हो गए। तो कम्युनल अवार्ड के बारे में बताइए कि कम्युनल अवार्ड कितने ईस्वी में आया था? 1932। ठीक है, अब जा सकते हैं। कम बैक प्लीज, फीडबैक के लिए। बहुत अच्छा, शुरुआत के समय में आप बहुत आत्मविश्वास के साथ रहे, बहुत अच्छे जवाब दिया। ड्रेस भी जो आपने पहना है वो कमोबेश इंटरव्यू के सर इंटरव्यू के लिए सिवा है, ठीक तो है। इसमें अगर कुछ लग रहा है तो बता सकते हैं। आप और एक दो और ट्राई कर लें, ये भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा दाढ़ी जो है वो यस सर, ट्रिम करवा लें। अभी सावन चल रहा है इसमें। ठीक है, ट्रिम करवा लें।
हमने आपसे पूछा था, इन्होंने आपसे पूछा था कि इतिहास क्या है, तो आपने कहा था ये वर्तमान काल है, आने वाला समय भविष्य है, बच्चों बीत को गई कैसे? घटना जो भूतकाल है। नहीं, भूतकाल की प्रत्येक घटना इतिहास नहीं है। अच्छा। इतिहास अपने कंटिन्यूटी एंड चेंज में स्टडी किया जाता है। मतलब इतिहास की कुछ चीजें परिवर्तित हुई अच्छा। और भूतकाल की कुछ चीजें कंटिन्यू कर गई। अच्छा। जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु बैल था, जी, जी। आज भी हमारे हिंदू सभ्यता का प्रमुख पशु बैल गाय ही है। समझ रहे हैं? जी। तो ये कंटिन्यू हो गया, चेंज कर गया। जो उस समय हमारी लिपि थी उसके बदले आज देवनागरी हमारी लिपि है, चित्रात्मक लिपि थी। तो इतिहास में कंटिन्यूटी एंड चेंज को पढ़ते हैं। हर घटना इतिहास नहीं है। स्टीरियोटाइप जो रूटीन मैनर की घटना वो इतिहास नहीं है। कुछ कीर्तिमान बनते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस ने थर्मोपोलाई का युद्ध लिखा है, और इतिहास के पिता ने यह लिखा है कि हम इस घटना को इसीलिए लिख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां इससे शिक्षा ले सकें। ठीक है। और कैलिफेट बोलते हैं, तुर्की में खलीफा की पद की स्थापना के लिए था, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। तुर्की में खिलाफत अर्थात खलीफा की सत्ता की स्थापना के लिए आंदोलन था, खिलाफत कैलिफेट मूवमेंट। ठीक है। गांधी जी ने इसे समझा, हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर समझा। ठीक है, आप जा सकते हैं, अध्ययन कीजिए, इतना ही आत्मविश्वास है। थोड़ा सा बोलने की स्पीड का ज़्यादा नहीं लग रहा। थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा ठहर के बोलिए। थोड़ा चलिए सा ठीक है। अनाउंस बोलिएगा, इससे क्या होगा, बोलने वाला आपसे प्रभावित होगा।